हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हम करने जा रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च का एक और लेक्चर जो कि होगा अगस्त के महीने में जितनी भी रिसर्च हुई है। हम ऑलरेडी जुलाई का महीना कवर कर चुके हैं और उसके हम एमसीक्यूज भी कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं अगस्त के महीने का साइंटिफिक रिसर्च। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहली न्यूज़, अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स इन द इंडियन ओशियन डिस्कवर किए गए हैं इंडियन ओशन में, जो कि आप अगर देखेंगे मैप ऑफ द वर्ल्ड तो इंडिया की साउदर्न पार्ट में आपको मिलेगा इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में 3 नए स्ट्रक्चर्स मिले हैं, क्योंकि जो ओशन की बेस होती है वो ऐसे फ्लैट नहीं होती है, वहाँ पे डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं और वैसे ही 3 नए स्ट्रक्चर पाए गए हैं इंडियन ओशन में। कौन कौन सा? एक अशोका सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज और कालपातारू रिज। ये 3 नाम हैं। अब इनके नाम कैसे रखे गए ये मैं आपको सब समझाता हूं। अभी सबसे पहले तो आप जानिए कि ये कहाँ पे मिले हैं। साउथ वेस्ट इंडियन रिज के पास मिले हैं, अलोंग द साउथ वेस्ट रिज ये मिले हैं। साउथ वेस्ट इंडियन रिज जो है वहां पे आपको ये तीनों मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये जो सी माउंट होता है, अगर आपको कंफ्यूजन हुआ कि सी माउंट क्या होता है, ये एक पहाड़ी होती है जो कि पानी के अंदर होती है। पानी के अंदर आपको ये मिलेगी। मतलब ये कि इसका जो टॉप होता है ना वो पानी के ऊपर नहीं आता है, पानी के अंदर ही होता है। छोटी पहाड़ी लेकिन समंदर के अंदर होगी ये, मतलब इसका टॉप आपको विजिबल होगा नहीं। तो ये होता है अशोका सी माउंट। उसके बाद आप देखेंगे चंद्रगुप्त रिज और कालपातारू रिज। अब ये कहाँ पे मिले हैं? साउथ वेस्ट इंडियन रिज के पास। अब इनका नाम कैसे रखा गया? नाम जो है वो प्रपोज किया गया इंडिया की तरफ से। जैसे कि आप देखेंगे इंडियन नाम ही लग रहे हैं, तो ये इंडिया की तरफ से नाम प्रपोज किए गए थे। और अप्रूव किसने किया? इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को की जो है इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन, इन दोनों ने इसको अप्रूव किया है और प्रपोज किया है इंडिया ने। अब आप कंफ्यूज अगर होंगे इसमें कि प्रपोज करना अप्रूव करना क्या होता है, आप ऐसे समझ लो कि कोई बच्चा है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारे लोग सजेशन देते हैं कि इसका नाम ऐसे रखेंगे, वो रखेंगे, ये रखेंगे, तो वो प्रपोज करते हैं नाम, फिर फाइनली अप्रूव करते हैं उसके घर वाले, मतलब माँ बाप, कि उसका क्या नाम रखेंगे, तो वो अप्रूवल होता है। वैसे ही यहाँ पे भी इसका नाम रखा गया। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली न्यूज। अब आते हैं हम अगली न्यूज पे, ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप। ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप जो है, सबसे पहले आपको देखना है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये लोकेटेड है लद्दाख में, इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये लद्दाख में लोकेटेड है। अब ये जो है ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो लद्दाख है वहाँ पे है। और इसने क्या किया है, ये न्यूज़ में क्यों है, ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि इसने एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉयड है उसको कैप्चर किया है। बिल्डिंग साइज्ड एस्टेरॉयड, मतलब कि एक बिल्डिंग के जितना एक एस्टेरॉयड है जो अर्थ को अप्रोच कर रहा था, मतलब अर्थ पे आएगा नहीं वो, पर अप्रोच कर रहा है, क्लोज आ रहा है, उसको इसने कैप्चर किया है। ठीक है, किसने? ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप, GIT। अगर आपको पूछा जाए ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप तो कहाँ पे है, मोस्टली आपको ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे है, तो वो है लद्दाख में। ठीक है, अगर आप GIT या ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप के बारे में बात करेंगे तो ये इंडियाज फर्स्ट, पहला पहला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इन इंडिया में भी ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, फर्स्ट फुल्ली रोबोटिक ऑप्टिकल रिसर्च टेलीस्कोप है ये। और ये किन के बीच का कोलैबोरेशन है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, मतलब IIT बॉम्बे से इन दोनों की कोलैबोरेशन है। और सपोर्ट कौन कर रहा है इसको? DST या डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इसको सपोर्ट है और इन दोनों का कोलैबोरेशन है जिन्होंने बनाया है ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप। तो आपके लिए इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपके लिए मार्क कर देता हूं जल्दी जल्दी से। एक तो आपको याद रखना है कि ये लद्दाख में है, नंबर 1। नंबर 2 आपको याद रखना है कि ये इंडिया फर्स्ट फुल्ली रोबोटिक ऑप्टिकल रिसर्च टेलीस्कोप है, नंबर 2। नंबर 3, ये IIA और IIT बॉम्बे के बीच का कोलैबोरेशन है विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको इसमें याद करने हैं। अब चलते हैं हम अगली न्यूज पे, हेवीएस्ट एंटी मैटर। ठीक है, हेवीएस्ट एंटी मैटर क्या है? पहले तो पता एंटी मैटर क्या होता है। देखो, मैटर तो आपको पता है कि जो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। मैटर हर कोई चीज है, कोई भी चीज हो मैटर, उसको आप मैटर कहेंगे। जैसे फोन हो गया, कोई भी चीज उसको हम मैटर कहेंगे, विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास।
इसको हम मैटर कहेंगे। तो एंटी मैटर क्या है? एंटी मैटर, तो नाम से आप अगर समझेंगे एंटी मैटर की एंटी है ये, तो इसका क्या होता है, इसकी स्पेशलिटी आप अगर देखेंगे ना, अगर किसी चीज का एंटी मैटर है, मतलब प्रोटॉन का भी एंटी मैटर होता है, न्यूट्रॉन का भी एंटी मैटर होता है। प्रोटॉन का जो एंटी मैटर होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको एज एन एग्जांपल समझा रहा हूं एंटी मैटर क्या होता है। सपोज हम प्रोटॉन को अगर लेंगे, प्रोटॉन जो होता है इसका कुछ वेट होगा, मास होगा, इसका जो मास होगा सेम टू सेम मास होगा इसके एंटी मैटर का भी। इनका मास जो होता है वो सेम होता है, लेकिन फिर डिफरेंस कहां पे आती है? डिफरेंस आती है चार्ज में। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। इनका चार्ज एंटी होता है, इसलिए इसको एंटी मैटर कहा जाता है। इनका चार्ज, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो रिवर्स हो जाती है इन द एंटी मैटर। ये होता है एंटी मैटर। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब भी, याद रखना आप, ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इस पॉइंट को आप याद कर लो। जब भी मैटर और एंटी मैटर आपस में मिलते हैं तो ये एनहिलेट कर देते हैं एक दूसरे को, और यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। एनहिलेट होने के बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी आपको मिलेगी। इसलिए ये बहुत ज्यादा रिसर्च के लिए इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा एनर्जी बाद में बनाई जा सकती है। तो ये है मैटर और एंटी मैटर का कॉन्सेप्ट। अब हमारी न्यूज पे आते हैं कि ये क्या न्यूज है। हेवीएस्ट एंटी मैटर पार्टिकल मिला है, हेवीएस्ट एंटी मैटर पार्टिकल, जिसका नाम है, क्या नाम रखा गया है उसका? एंटी हाइपर हाइड्रोजन 4। भैया ये कर लो आप याद, ये सीधे सीधे आएगा क्वेश्चन कि सबसे हेवीएस्ट एंटी मैटर पार्टिकल जो मिला है उसका नाम क्या है? एंटी हाइपर हाइड्रोजन। ठीक है, पहले तो एंटी, क्योंकि एंटी मैटर है, और किसका? हाइपर हाइड्रोजन का, हाइपर हाइड्रोजन, इसका ये एंटी है। और यही हमें याद रखना है। और कहां पे डिस्कवर हुआ था ये? रिलेटिविस्टिक हेवी आयन कोलाइडर इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में ये डिस्कवर हुआ है, रिलेटिविस्टिक हेवी आयन कोलाइडर। ठीक है, हेवी आयन कोलाइडर, रिलेटिविस्टिक हेवी आयन कोलाइडर न्यूयॉर्क में डिस्कवर हुआ है। एंटी हाइपर हाइड्रोजन इसका नाम है 4। अब अगर बात करते हैं इसके बारे में, एंटी हाइपर हाइड्रोजन 4 के बारे में, तो इसमें क्या है? देखो सर, यहाँ पे आप इस चीज को आराम से नोटिस करो। एक तो इसमें एंटी प्रोटॉन है, 2 एंटी न्यूट्रॉन्स हैं और एक एंटी हाइपरॉन है। ठीक है, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी हाइपरॉन क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन आप नहीं बोल सकते हो, इसमें न्यूट्रॉन आप नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये एंटी मैटर है। अगर मैटर होता तो तब आप बोल देते कि प्रोटॉन है या वो है, पर यहाँ पे एंटी मैटर है, तो ये आपको याद रखना है कि इसमें एक प्रोटॉन है, एक एंटी प्रोटॉन, 2 एंटी न्यूट्रॉन और एक एंटी हाइपरॉन, हो गए 4, 2, 3 और 4, जो कि हमारा एंटी हाइपर हाइड्रोजन 4 बनेगा लास्ट में। ठीक है, और ये मैंने आपको जो बता दिया था अभी कि shares the same mass as their matter counterparts but qualities such as electric charge are opposite। ये मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था। तो ये वही बोल रहा है यहाँ पे कि हेवीएस्ट एंटी मैटर क्या होता है, और क्या उसका नाम है, ये आप याद कर लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जाके कल को शायद एनर्जी क्राइसिस जो है उनको सॉल्व कर दे। अब आते हैं अगली न्यूज पे। इसरो ने लॉन्च किया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और उसका नाम आपको याद करना पड़ेगा EOS-08। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो लॉन्च हुई है उसका नाम EOS-08 है। ये रहा आपका EOS-08, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आप याद कर लो। अब इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करनी है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो मिशन जिसके अंडर ये लॉन्च हुआ है उसका क्या नाम है। सबसे पहले तो उस मिशन का आप नाम याद कर लो, SSLV-D3, EOS-08, SSLV-D3। अब आप बोलोगे कि SSLV-D3 क्या है, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ कि SSLV-D3 क्या है। SSLV आपको मैंने कल के लेक्चर में भी पढ़ाया था, MCQ में भी कराया था। SSLV का मतलब है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये लॉन्चिंग व्हीकल है जिससे हम लॉन्च करते हैं इन द ऑर्बिट, इन द स्पेस, कोई भी चीज को। ये तरह की चीजें होती है, जैसे SSLV हो गया, GSLV, PSLV, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे जो यूज हुआ है SSLV, ये इसको SSLV-D3 आपको याद रखना है। D3 SSLV तो है, D3 भी आप याद कर लीजिए। कहाँ से लॉन्च किया गया था, किस जगह से? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा जो आइलैंड है वहां से, इसको श्रीहरिकोटा आइलैंड का नाम है, वहां से जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहां से इसको लॉन्च किया गया था। कहां पे? 475 किलोमीटर्स
जो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट। देखो ये ऑर्बिट्स अलग अलग होती है। ये आप साइंस एंड टेक में अगर आपके सिलेबस में वैसे अभी आएगा नहीं है, अगर कभी आएगा तो तब आपको पता होनी चाहिए। जैसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो गया, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो सन ऑर्बिट होता है, वैसे ही लो अर्थ ऑर्बिट भी है जो 475 किलोमीटर्स तक की हाइट पे होता है, और इसकी लाइफ जो है वो है 1 साल। मतलब 1 साल तक ये अपना काम करेगी जिस चीज़ के लिए इसको भेजा गया है। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि इसका लाइफ वगैरह ये सब आपको चीज़ें याद रखनी है। और लो अर्थ ऑर्बिट, ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है चीज़ें, जो मैंने डब्बे में बनाई हुई है, ये आपको कम से कम याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। अब आते हैं हम एक और न्यूज़ पे, जो है वर्ल्ड्स फर्स्ट थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो पावर प्लांट जैसे कि होता है हाइड्रो पावर प्लांट होता है या विंड पावर प्लांट होता है, जहाँ पे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो एक टाइप उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट भी होता है, न्यूक्लियर, जहाँ पे हम न्यूक्लियर एनर्जी यूज करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो यहाँ पे पहली बार, दुनिया का पहली बार थोरियम मोल्टन सॉल्ट। देखो नॉर्मली क्या होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मली क्या होता है, ताकि आप कंपेयर कर सके और आपको आसानी लगे। नॉर्मली जो उसमें मटेरियल यूज होता है, नॉर्मली आप देखेंगे यूरेनियम होता है। यूरेनियम जो होता है वो हमारा रॉ मटेरियल होता है जिससे हम न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं। फिर हम उसमें वाटर यूज करते हैं ताकि उसको कूल डाउन किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो वाटर उसमें एज अ कूलेंट यूज किया जाता है। लेकिन ये है वर्ल्ड्स फर्स्ट थोरियम। पहले तो आपको यहाँ पे थोरियम याद रखना है। थोरियम से क्या होगा, ये हमारा रहेगा रॉ मटेरियल जो रिप्लेस करेगा यूरेनियम को, ठीक है। मोल्टन सॉल्ट, मोल्टन सॉल्ट जो यहाँ पे होगा वो क्या करेगा, वो रिप्लेस कर देगा इसको, जो वाटर यूज होता था एज अ कूलेंट, वो यहाँ पे मोल्टन सॉल्ट अब काम करेगा। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, ये कहाँ पे है, गोबी डेजर्ट। देखो सर, जब भी आप गोबी डेजर्ट देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा कि शायद ये मंगोलिया में होगा, क्योंकि हमारे ब्रेन में ऐसा फीट होता है कि गोबी डेजर्ट मंगोलिया में है, पर ऐसा नहीं है। गोबी डेजर्ट मंगोलिया में है, लेकिन उसका अच्छा खासा पार्ट जो है वो आपको चाइना में भी मिलेगा। इसलिए चाइना ने आपको इस बार आपको जो याद रखना है कि ये चाइना ही करेगा, मंगोलिया तो नहीं करेगा भाई, वो बहुत मतलब इतनी डेवलप्ड कंट्री है ही नहीं, अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तो इसलिए आप रखो याद कि ये जो कर रहा है गोबी डेजर्ट में, कौन कर रहा है, चाइना। और इसी साल होगा 2025 में ये। और इसमें जो फ्यूल है, फ्यूल इसमें यूज होगा थोरियम, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया था, इसमें फ्यूल यूज होगा थोरियम, यूरेनियम नहीं हो रहा है। और उसके बाद आपको मैंने ये भी बता दिया था कि इसमें वाटर की ज़रूरत नहीं है फॉर कूलिंग। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड सॉल्ट या कार्बन डाइऑक्साइड से हीट ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वाटर का यूज़ नहीं होगा, ये लिक्विड सॉल्ट या कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करेगी। और यहाँ पे ये मैं आपको बता दूं कि जैसे कि यूरेनियम रिएक्टर्स होते हैं ना, यूरेनियम रिएक्टर्स में हमेशा चांस रहता है कि कोई प्रॉब्लम हो जाए, रेडिएशन लीक हो जाए। जैसा कि आपने चेरनोबिल देखा होगा, चेरनोबिल पे एक वेब सीरीज भी आई थी, वेब सीरीज आई थी कि मूवी आई थी, मुझे अभी पूरा याद नहीं, लेकिन एक आई थी कि वहां पे रेडिएशन लीक हो गई थी और बहुत हजारों लोग मर गए थे। यूरेनियम रिएक्टर में ऐसा चांस रहता है रेडिएशन लीक होने का, लेकिन थोरियम रिएक्टर जो है ना, उनमें ये चांस बहुत कम है एज कंपेयर टू यूरेनियम, बहुत ज्यादा कम है, बहुत कम। तो इसलिए थोरियम रिएक्टर्स ज़्यादा सेफ माने जाते हैं एज कंपेयर टू यूरेनियम रिएक्टर्स, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिए कि इनमें क्या फ़ायदे हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी। जो मैंने आपको बता दिया, गोबी डेजर्ट याद रख लो पहले, और उसके बाद याद रख लो थोरियम यूज़ हो रहा है और मोल्टन सॉल्ट यूज़ हो रहा है, ये तो लिखा है, ये तो नाम से ही आप समझ जाएंगे। अब आते हैं हम अगली न्यूज़ पे, प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल। जीनोम एडिटिंग टूल के बारे में मैंने आपको कल भी एक पढ़ाया था, ब्रिज रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, बिकॉज आगे चल के इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है, तो आपको इसको लेके बहुत सारी न्यूज़ आएगी, तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओ कि जीनोम एडिटिंग का क्या सीन है। यहाँ पे जो इमेज मैंने आपके लिए रखी है, ये इमेज है डीएनए की, ठीक है। इसी तरह का डीएनए होता है, देखिए इस तरह से, फिर एक और टर्न आएगा, ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। अब डीएनए में क्या होता है, डीएनए में आपको दिखेंगी कुछ चीज़ें, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें आपको दिखेंगी ये बेस पेयर्स, ये जो आप लाइन्स देख रहे हैं यहाँ पे जुड़ी हुई, जैसे वायलेट होगी, येलो होगी, आपस में ये बेसिस होती हैं। बेसिस यहाँ पे आपको 4 मिलेंगी नॉर्मली, ए, टी, जी और सी, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, 4 बेसिस आपको नॉर्मली मिलेंगी। और इससे क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं, इससे क्या होता है, ये आपका इनका एक पैटर्न बनता है,
इनका पैटर्न एक स्पेसिफिक पैटर्न बनता है, उसकी वजह से फिर आपका जीन पे जिस तरह का पैटर्न होगा उसी तरह से आपकी बॉडी दिखेगी या बाकी सारी चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि जीन ही है इवेंचुअली जो एक्सप्रेस होता है। तो अब आप मान लो कि यहाँ पे ATG है, ATG ऐसे करके, तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, कहीं पे कोई किसी जीन में प्रॉब्लम आई, अगर किसी जीन में प्रॉब्लम आएगी तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से कल को जो ह्यूमन पे या किसी भी ऑर्गेनिज्म पे असर पड़ सकता है, क्योंकि जीन में प्रॉब्लम है तो उस चाहे वो बीमार पड़ सकता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया है या बाकी कोई डायबिटीज वगैरह। तो ये सब प्रॉब्लम, डायबिटीज तो नहीं पर सिकल सेल एनीमिया को आप ले सकते हैं या थैलेसीमिया। तो प्रॉब्लम यही है कि अगर जीन खराब हो जाएगा तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, उसको तो दवाई से ट्रीट किया नहीं जा सकता। तो वहां पे काम आता है जीनोम एडिटिंग टूल का, कि वो जाके उस जीन को ही एडिट कर देगा, उसको काटेगा, वहां पे सही जीन लगाएगा। ऐसा हो सकता है। ये नए जो साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है उसने इसके लिए काफी ज्यादा काम किया है और इस पर बहुत ज्यादा काम हो भी रहा है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा काम अगर आप देखेंगे किसने किया है, क्रिस्पर Cas9। Cas12 ने तो उतना नहीं किया है, लेकिन Cas9 जो है क्रिस्पर का, उसने काफी ज्यादा जीनोम एडिटिंग में रेवोल्यूशन लाया है, काफी ज्यादा ट्रीटमेंट भी किए हैं। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ISDRA2TNBP जो नाम है, ये पहले तो आपको याद रखना ये मिला है प्लांट में, ठीक है, प्लांट में मिला है, ये प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल है ये, मतलब हर जगह आपको नहीं मिलेगा। इसका क्या फायदा है, इसका कोई फायदा है, अगर हमारे पास क्रिस्पर कैस ऑलरेडी है तो हम ये क्यों लें, बिल्कुल इसका फायदा है, क्योंकि जब आप Cas9 या Cas12 देखेंगे ये नॉर्मली बड़े जीनोम स्ट्रेच पे काम करता है। जैसे कि मैंने ये आपको बता दिया, बेसिस हैं 1 2 3 4 करके, इसको ऑलमोस्ट 1000 बेस पेयर्स पे जाके ये काम करेगा। तो मतलब काफी बड़े एरिया को टारगेट कर सकता है, तो रिस्क भी ज्यादा रहेगा भले ही ट्रीट करे, लेकिन सोचो अगर इसने कोई अच्छा जीन काट दिया तो प्रॉब्लम तो होगी। लेकिन जो हमारा ये वाला है जो अभी अभी प्लांट्स में मिला है, ये मिनिएचर प्लांट, मिनिएचर मतलब छोटा, मतलब कि छोटी सीक्वेंस को भी टारगेट कर सकता है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको याद रखना है इसमें, ये हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि जीनोम एडिटिंग क्या है, बिकॉज आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पे कितनी ज्यादा रिसर्च हो रहे हैं। अब आप देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें इस न्यूज से आपके लिए क्या है। सबसे पहले प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल है, नाम आप याद कर लेंगे इसका, ठीक है। और ये कहाँ से मिला है, किस बैक्टीरिया से डिराइव किया गया है, डीनोकोकस रेडियोडुरंस। ये आप याद कर लो, बस ये 3 चीजें आपको याद करनी है। प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल है जो नाम है, और ये किस बैक्टीरिया से डिराइव किया गया है। अब चलते हैं हम आगे। ये न्यूज है हमारी अगली, इनागुरेशन ऑफ न्यू MRCC इन चेन्नई। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है मिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने इसका इनागुरेशन किया है, मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि कहाँ पे है, चेन्नई में। आपको यहाँ पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पहली लाइन में से याद करनी है तो कहाँ पे है, चेन्नई में, और किसने किया है, मिस्टर राजनाथ सिंह जो है डिफेंस मिनिस्टर। और साथ साथ इसके 2 एडिशनल कोस्ट गार्ड यूनिट्स भी ये इन्होंने इनॉग्रेट किए हैं। एक रीजनल मरीन पोल्यूशन रिस्पॉन्स सेंटर, ठीक है, ताकि पोल्यूशन, आपको पता होगी मरीन पोल्यूशन एक बहुत बड़ा थ्रेट है अभी, जो कि रह रहे हैं फिशेस वगैरह, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो रीजनल मरीन पोल्यूशन रिस्पॉन्स सेंटर वो भी चेन्नई में है। ये आप याद रखना, जो RMPRC है वो चेन्नई में है, लेकिन कोस्ट गार्ड एयर एनक्लेव जो है वो पुडुचेरी में है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये पुडुचेरी में है। ओके, ये चीजें आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगली न्यूज पे, जो कि है बायो E3 पॉलिसी। अब बायो E3 पॉलिसी जब आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि बायो E3 पॉलिसी किस चीज से रिलेटेड है, तो आपको बताना है बायो E3 है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये है पॉलिसी। ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यूनियन कैबिनेट जो है उसने अप्रूव कर दिया है प्रपोजल इसके लिए, कि हाँ भाई अब ये स्टार्ट करते हैं हम। जो बायो E3 है उसके लिए प्रपोजल एक्सेप्ट किया कि बायोटेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने आपको अभी इससे पहले वाली न्यूज़ में ही पढ़ा दिया था कि बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है आजकल डेवलपमेंट में, साइंस एंड टेक में। तो बायोटेक्नोलॉजी पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी देखिए, इकोनॉमी मतलब कि जो कि इकोनॉमिक कंडीशंस कंट्री की, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों चीज़ों को रिलेट करके एक पॉलिसी बनाई गई है बायो E3। E3 मतलब
इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, 3 ई आ रहे हैं ना। इसका मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं लेकिन एनवायरनमेंट को भी नज़र रखते हुए, कि ऐसा नहीं कि एनवायरनमेंट को ख़त्म कर दो, तो एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा जाएगा, लोगों के एम्प्लॉयमेंट का भी ध्यान रखा जाएगा और इकोनॉमी भी उससे फ्लरिश की जाएगी। तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा इसको? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी का ही है। और इसका क्या काम है? फॉस्टरिंग हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग। बायो मैन्युफैक्चरिंग मतलब ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जिसमें केमिकल वगैरह या बाकी चीजें ना हो, बायो मैन्युफैक्चरिंग हो, ठीक है। तो ये थी हमारी अगली न्यूज बायो E3 पॉलिसी की। अब चलते हैं एक और न्यूज पे, रूमी 1, RHUMI 1। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए क्योंकि ये इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। रीयूजेबल इसमें जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसको रीयूज किया जा सकता है। जस्ट इमेजिन, नॉर्मली आप क्या देखेंगे, एक बार रॉकेट को फायर किया गया तो उसको जो यूज किया जाता है फायर करने के लिए, ऐसे उसके नीचे होता है जिससे उसको थ्रस्ट मिलता है इनिशियली, फिर वो ऊपर जाता है और फिर ये उससे डिटैच हो जाती है ये चीजें, और फिर ये वेस्ट हो जाती हैं, मतलब यूज हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन पहली बार इंडिया ने बनाया है क्या? रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, मतलब इसको फायर किया जाएगा और इसका जो पीछे वाला जिससे इसको थ्रस्ट मिलता है रॉकेट को, उसको फिर बाद में और यूज किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, उसको दूसरे रॉकेट के लिए यूज किया जा सकता है। तो किसने बनाया है ये? सबसे पहले आप ये देख लो, तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया, ठीक है। और कोलैबोरेशन था उनका मार्टिन ग्रुप के साथ। तो यार यहाँ पे आप याद रख लो सबसे पहले कि इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट, पहले ये तमिलनाडु बेस्ड है, ये एक ग्रुप इंडियन है, ठीक है, इंडिया ने बनाया हुआ तमिलनाडु बेस्ड ग्रुप है, स्पेस जोन इंडिया इसका नाम है। और इनका जो कोलैबोरेशन था वो मार्टिन ग्रुप के साथ था। रियूजेबल रॉकेट का नाम तो कम से कम याद रख ही लो, रूमी 1। उसके बाद CO2 ट्रिगर्ड पैराशूट सिस्टम है, जो कि इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म दैट इंश्योर्स द सेफ रिकवरी ऑफ रॉकेट। बेसिकली क्या है, CO2 ट्रिगर, CO2 की वजह से जो पैराशूट इसका निकलेगा, देखो एक बार रॉकेट, आपको मैं ऐसे समझाता हूँ थोड़ा बहुत ताकि आप इसको विजुअलाइज कर पाओ। रॉकेट के पीछे एक चीज जिससे इसको थ्रस्ट मिलेगा, ये ऊपर जाएगा, लेकिन जब एक बार रॉकेट निकल गया तो इसकी जो चीज है जो गया, ये जिसने इसको थ्रस्ट दिया था, अब ये तो रह जाएगा, फिर ये किसी काम का नहीं था। इस पे आपको मिलेगा एक पैराशूट, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा एक पैराशूट। पैराशूट क्या करेगा? CO2 ट्रिगर्ड है ये याद रखना, ये CO2 ट्रिगर्ड है। ये पैराशूट इस चीज को सेफली वापस लेके आएगा अर्थ पे, ताकि इस चीज को दोबारा से यूज किया जा सके, ठीक है। ये है, आप अगर इमेज में देखेंगे रूमी फर्स्ट यहाँ पे है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से काफी ज्यादा पैसा बचेगा। अब सोचो अगली बार फिर से करना है तो फिर से ये सब चीजें बनानी है, तो ये सारा पैसा बचेगा, इससे स्पेस एक्सप्लोरेशन और ज्यादा होगा। तो यूजेस तो आप छोड़ ही दो, यूजेस तो आपके एग्जाम में पूछेंगे नहीं, पर ये चीजें आपको याद रखनी है जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए। एक तो फर्स्ट है, तो फर्स्ट इन इंडिया आ गया, उस टॉपिक में भी इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप है और CO2 ट्रिगर्ड पैराशूट सिस्टम है इसका। ये 3 चीजें आप इसमें याद कर लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लद्दाख एज मार्शियन ल्यूनर एनालॉग, मतलब इसका ये है कि जो लद्दाख है वहाँ पे बोल रहे हैं कि इसको, इस पे रिसर्च किया जाए, बिकॉज लद्दाख की जो टोपोग्राफी है, वहाँ का जो केमिकल कंपोजिशन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है जो मून की सरफेस है या मार्स की सरफेस है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मिलता है। अगर आप में से कोई लद्दाख गए होंगे तो वहाँ की जो टोपोग्राफी है या वहाँ की जो सरफेस है वो थोड़ी अलग है। स्पेशली अगर आपने देखा होगा ये लामा यूरू जगह, आपको पता है? अगर आप गए होंगे तो आप देखेंगे, और जब जाएंगे तब आप देखेंगे लामायूरू जो है ना, बिल्कुल चांद जैसा चमकता है जब इस पे सूरज पड़ता है। मूनलैंड कहा जाता है इसको, बिल्कुल चांद जैसा चमकता है, ठीक है। तो यही जगह की अगर हम बात करें या इसी तरह बाकी भी जगह हैं, वहां पे साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया लद्दाख को एक पोटेंशियल साइट फॉर मार्शियन और ल्यूनर एनालॉग रिसर्च सेंटर, जहां पे इन चीजों को लेकर रिसर्च किया जाए, क्योंकि माना जाता है कि ये काफी क्लोज है टू दी सरफेसेस। लेकिन लद्दाख ही क्यों? जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया, जियोमॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज है इसमें। किसकी, किसके साथ? मार्स या मून की। जियोमॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी मतलब मॉर्फोलॉजी, जमीन, जिस जमीन है वहां की, मतलब माउंटेन्स हो गए या जो भी फीचर्स हैं मून पे, उसी तरह के फीचर्स आपको लद्दाख में मिलेंगे। जियो केमिकल सिमिलैरिटीज मतलब जो यहाँ पे मिट्टी में आपको केमिकल्स मिलेंगे, जमीन में केमिकल्स मिलेंगे, वही केमिकल्स कहीं ना कहीं आपको मार्स पे भी मिलेंगे। अब मान लो कि इतना ज्यादा मिल रहा है तो इसलिए
इसको माना जाता है एक आइडियल सिचुएशन किसके लिए, ल्यूनर एनालॉग रिसर्च स्टेशन के लिए। अब आपके लिए इस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं हाईलाइट कर देता हूं कि लद्दाख को चूज किया गया है मार्शियन ल्यूनर एनालॉग के लिए, ठीक है, रिसर्च स्टेशन, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सब आप अपने कॉन्सेप्ट के लिए याद रख लो कि एनालॉग स्टेशन क्या है और लद्दाख ही क्यों है, ताकि आपके आइडियाज क्लियर रहे। सब जीरो टेम्परेचर बैटरी, ये छोटा सा टॉपिक है, ये मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको आप CSIR भी कहेंगे, CSIR, ये काफ़ी एग्जाम्स भी आपको नेट वगैरह अगर आपने दिया होगा तो CSIR का नेट भी होता है। तो इन्होंने बनाई है एक सब जीरो टेम्परेचर बैटरी, ठीक है। अब सब जीरो टेम्परेचर बैटरी का क्या फायदा है, ये बहुत कॉमन सेंस है, स्पेशली जो कश्मीर में रहते हैं उनको पता होगी कि जब ठंड पड़ जाती है, माइनस टेम्परेचर चला जाता है, तो बैटरीज, फोन की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, सारी चीजें बड़ी जल्दी डाउन हो जाती है। आप दिन भर चार्ज करो, थोड़ी देर चला, डाउन हो जाती है। अब ये प्रॉब्लम रही वहां पे जहां पे इतना टेम्परेचर है नहीं। अब इमेजिन करो सियाचिन या कोई ऐसी जगह जहां पे बहुत ज्यादा माइनस चला जाता है, -20 -30 चला जाता है, जहां पे इंडियन आर्मी है या कोई भी ऐसी जगह है, वहां पे बहुत प्रॉब्लम होती होगी उनको ऐसी चीजें मेंटेन करने में, क्योंकि वहां की बैटरी तो और ज्यादा जल्दी खत्म होगी, वहां पे वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी का इशू रहेगा, फिर बैटरी भी जल्दी खत्म हो जाएगी, तो कैसे चलेगा। तो इन्हीं चीजों को टैकल करने के लिए बनाया है CSIR ने सब जीरो टेम्परेचर बैटरीज फॉर डिफेंस फोर्सेज एंड सिविलियंस लिविंग इन हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स, जैसा कि मैंने आपको भी बता दिया। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट, उन्होंने ड्यूरेबल कैथोड कैटलिस्ट, आपको पता होगी कैथोड और एनालिस्ट की अगर हम बात करेंगे, कैथोड और एनोड आप साइंस में पढ़ेंगे। अभी आपको अगर पता नहीं है तो आप साइंस में जब पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं ये सारा एक्सप्लेन अभी कर नहीं सकता हूँ, और ये जनरल साइंस में आपका टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री का। और इसमें एंटी फ्रीजिंग इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो बीच में इसका वो रहेगा, ठीक है, लिक्विड स्टेट में रहेगा या सॉलिड स्टेट में रहेगा, तो वो इलेक्ट्रोलाइट होगा जो ट्रांसफर करता है चार्ज एक जगह से दूसरी जगह, एनोड से कैथोड, कैथोड से एनोड। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि सब जीरो टेम्परेचर बैटरीज इसमें यूज होती हैं। किसने बनाई है, CSIR ने। अब चलते हैं हम अगली न्यूज पे, नेशनल स्पेस डे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार, फिर से मैं बता रहा हूं, पहली बार, पहली बार मनाया गया है ये ऑन 23 अगस्त 2024। अब क्योंकि ये पहली बार मनाया गया है तो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो आपको डेट याद करनी है, डेट तो आपको याद रखनी ही रखनी है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि चंद्रयान 3 जो था 2023 में जो लॉन्च हुआ था, उसने लैंडिंग की थी ऑन 23 अगस्त 2023। तो इसका एक साल पूरा हुआ 23 अगस्त 2024 में, इसलिए डिसाइड किया गया कि इस दिन को मनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे। और इस साल जो मनाया गया था नेशनल स्पेस डे, वो मनाया गया था इसी की याद में कि चंद्रयान को हो गया एक साल, चंद्रयान 3 को हो गया एक साल लॉन्च किए हुए, तो इसलिए हम मनाएंगे नेशनल स्पेस डे। अब इसमें विक्रम लैंडर यूज हुआ था, प्रज्ञान रोवर यूज हुआ था। देखो, अगर आप चंद्रयान 2 पढ़ेंगे तो आपको पता होगी कि चंद्रयान 2 जो था वो मिशन एज सच सक्सेसफुल नहीं था। हाँ, उसमें माना जाता है कि कुछ चीजें थी, जैसे उसका लैंडर वगैरह या रोवर जो है, लेकिन तब भी आप देखेंगे कि उसके साथ बाद में कांटेक्ट जो था वो रहा नहीं, तो वो फेल ही हुआ था, उसको आप फेल ही समझिए। लेकिन चंद्रयान 3 जब आप देखेंगे ये लॉन्च हुआ, और ये कहाँ पे लॉन्च हुआ, साउथ पोल पे, साउथ पोल ऑफ द मून, पहली बार, जहां पे पहली बार किसी ने लॉन्च कराया था, इंडिया ने पहली बार लॉन्च कराया वहां पे, लैंड कराया वहां पे। तो ये बहुत बड़ी बात थी, फर्स्ट टाइम किसी कंट्री ने वहां पे, तो इस वजह से बोला कि इस दिन को हम मनाएंगे नेशनल स्पेस डे। और इसमें लैंडर और रोवर का नाम आप देखेंगे, विक्रम जो है वो लैंडर है और प्रज्ञान जो है वो रोवर है। और जहां पे इसने लैंड किया, मान लो फॉर एग्जांपल ये जो है यहाँ पे हम मून की सरफेस पे दिखा रहे हैं, ये हमारा जो है चंद्रयान 3 है, तो जहां पे इसने लैंड किया उस पॉइंट को नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट इसका नाम रखा गया। ये आप पॉइंट याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आप देखेंगे और भी बहुत सारा इस पॉइंट को लेके रिसर्च हो रहा है। शिव शक्ति पॉइंट जो है वो है, वहां पे लैंड हुआ था। और थीम अगर आप याद रखना चाहें तो रख लें, बिकॉज ये आपका शायद थीम्स डेज एंड थीम्स जो आपका टॉपिक है उसमें काम आ जाएगा। टचिंग लाइव्स,
वाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा, ये थीम थी इस बार जो नेशनल स्पेस डे था, फर्स्ट टाइम एवर मनाया गया। और मैं आपको साथ में बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट और भी है जो आप यहाँ पे याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होनी चाहिए। चंद्रयान 4 जो है ये लॉन्च होगा, ये हम पढ़ेंगे ये अगले मतलब टॉपिक में जो आने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे ये। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये सॉइल सैंपल्स लाएंगे कहाँ से, मून से, मतलब कि वो जो थे वो वहीं पे रह गए, लेकिन इसको वापस लाने का प्लान बन रहा है और वहां से सैंपल भी लेके आएगा ये, ठीक है। गगनयान मिशन एक और है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, ठीक है, इसमें इंसान जाएंगे। अभी तक जो जा रहे हैं ये खाली रॉकेट्स जा रहे हैं, लेकिन गगनयान मिशन में इनका प्लान है कि 3 दिन का मिशन है, उसमें इंसान को भी भेजेंगे। वेनस ऑर्बिटर मिशन या शुक्रयान जो है ये भी हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, वेनस पे जाने वाला है ये। मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान 2 है, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है, ये आपको देखना है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ये भी हम बात करेंगे एज सुन एज इट कम्स न्यूज़। मोस्ट प्रॉब्ली ये सितंबर के महीने में जो न्यूज़ होगी उसमें मैं आपको कवर कराऊंगा, क्योंकि तभी उसको जो गो मिला है। और इसमें क्या होगा, अंतरिक्ष स्टेशन आपको मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे दूं तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो ऊपर जाके जो है अभी काम कर रहा है काफ़ी अच्छा। तो अभी इंडिया ने प्लान किया है अपना एक स्पेस स्टेशन भेजने के लिए, क्योंकि इंडिया का अभी कोई स्पेस स्टेशन है नहीं, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये अभी आने वाले मिशन, ये फ्यूचर मिशन है, तो जब होंगे तब पढ़ेंगे, अभी आपको बस आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या है। अब आते हैं हम डेंगू पे। आपको पता होगी डेंगू जो है बहुत ही प्रॉब्लम है अभी, क्योंकि ये जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मच्छर है यहाँ पे बहुत खतरनाक है। एडीज मॉस्किटो, फीमेल एडीज मॉस्किटो की वजह से होता है डेंगू। DENGUE जो है डेंगू, ये किसकी वजह से होता है, फीमेल एडीज मॉस्किटो। तो हमारे लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट है, यस। एक इंडिजीनियस आपको समझा दूं मैं, जो इंडिया में ही बनता है, टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन, डेंगी ऑल आप याद कर लीजिए, ये आपके लिए हो गया बहुत इंपॉर्टेंट। डेंगी ऑल हैज़ प्रोसेस्ड टूवर्ड्स इट्स थर्ड फेज क्लिनिकल ट्रायल। तो क्लिनिकल ट्रायल ही पहले दिया जाता है, जैसे आपको कोविड में देखा होगा, कोविड में आपने देखा कि कैसे वैक्सीन बनने में टाइम लगा, क्योंकि उसको क्लिनिकल ट्रायल काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, बनाया था, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल देना पड़ता है, कहीं इसमें कोई साइड इफेक्ट ना हो, पता चल गया कि वैक्सीन देने के उधर से कोई और ही बीमारी हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डेंगी ऑल का जो थर्ड फेज है अभी, और ये इंडिया का इंडिजेनस है। और कौन कौन कर रहा है इसमें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और ICMR जो है, ICMR कर रहा है उसको, प्लस पैंशिया बायोटेक, ये दो कोलैबोरेशन में इस वैक्सीन को बनाए हुए हैं, डेंगी ऑल को। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये इंडिया का इंडिजीनियस है, ऑफकोर्स ICMR तो इंडिया की है, और इसे फेज 3 में अभी चल रही है। और आपको मैं बता दूं कि अभी अगर हम बात करें प्रेजेंटली करंट सिचुएशन, इंडिया में कोई भी नो एंटीवायरल ट्रीटमेंट, ठीक है, कोई या लाइसेंस वैक्सीन है ही नहीं डेंगू का, ठीक है, कोई ऐसा है ही नहीं। तो ये पहला होगा जो हमने बनाया है, इंडिया ने बनाया है। और डेंगू एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, इसमें जो दर्द होता है बहुत ज़्यादा होता है, बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी हमारी कुछ न्यूज़, और अब हमारे MCQs हैं जो हम करेंगे कल। हाँ, एक और न्यूज़ है यहाँ पे जिसका किसी टेक्निकल एरर की वजह से कंटेंट गायब हो गया है, नहीं ये, हाँ सॉरी, ये न्यूज़ शायद मुझसे स्किप हो गई। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गार्व, ये भी है, DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है। टेस्ट किया है किसको, गर्व। गौरव को आप याद रखेंगे, गौरव जो है ये क्या है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करके देखते हैं, पहले आप नाम याद रख लो, सबसे पहले तो आप नाम याद रख लो, गौरव नाम आपको याद होना चाहिए। और दूसरी बात, ये लॉन्ग रेंज है, दूर से टारगेट कर सकते हैं, ग्लाइड बॉम्ब है। अब आपके दिमाग में हो कंफ्यूजन होगा कि भाई ग्लाइड बॉम्ब क्या होता है, तो मैं आपको समझाइए, आप जो इमेज देख रहे हैं ना, ये गौरव की इमेज है। जो बॉम्ब्स होते हैं ना, एक तो यार जो हम देखते हैं बॉम्ब जो हम हाथ से फेंका कहीं पे लगा लिया, IED वगैरह, दूसरा होता है जो एयरक्राफ्ट से ड्रॉप किया जाता है, स्पेस क्राफ्ट से, स्पेस नहीं एयरक्राफ्ट से, प्लेन से ड्रॉप किया जाता है। तो उसमें तरह तरह के होते हैं, एक तो वो होता है कि आपने देखा कि वो जो टारगेट के ऊपर पहुंच गए जहां पे बॉम्ब गिराना है, वहां से गिरा दिया और उसने हिट किया, एक तो वो होता है। दूसरा ग्लाइड बॉम्ब जो होता है, इसके लिए आपको टारगेट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ये आप दूर से ही मार सकते हैं। और ऐसा मान लो जैसे कि क्रूज मिसाइल होता है ना, वो टारगेट करता है, उसका टारगेट फिक्स्ड होता है, वैसे ही इसको एक बार फिक्स किया जाता है कि इसको किसी चीज को हिट करना है,
वैसे ही इसको दूर से छोड़ा जा सकता है और ये जाके उस टारगेट को हिट कर सकता है। तो आपको उस जगह पे जाने की ज़रूरत है ही नहीं, मतलब आप दूर से अगर कर सकते हो तो आपको फ़ायदा तो मिलेगा। वो होता है ग्लाइड बॉम्ब। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि डीआरडीओ इसके मतलब रिस्पॉन्सिबल है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन एयरफोर्स SU-30 के जो है यहाँ पे MK-1 एयरक्राफ्ट, ये आप याद रखेंगे। इसकी वजह से इसको ड्रॉप किया गया था, जो भी टेस्ट हुआ था SU-30 MK-1 एयरक्राफ्ट से इसको ड्रॉप किया गया था और इसका वजन था 1000 किलो। अब आप खुद सोचो 1000 किलोग्राम इसका वजन है, तो आप कहाँ इसको कंधे पे लेके कहीं पे फेंकोगे, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए मैंने आपको बोला था ये स्पेसक्राफ्ट से ही ड्रॉप किया जाता है। उसको डेवलप इंडिजीनियसली किया है किसने? रिसर्च सेंटर इमारत इन हैदराबाद। भैया ये आप रखेंगे याद, क्योंकि ये क्वेश्चन वहां पे आएगा ही आएगा अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया। किसने इसको किया है? रिसर्च सेंटर इमारत इन हैदराबाद। डीआरडीओ ने इसको टेस्ट किया है। टेस्ट करना अलग है, डेवलप करना अलग है। रिसर्च सेंटर इमारत इन हैदराबाद। तो ये टारगेट को हिट करता है लॉन्ग डिस्टेंसेस पे। और मैंने आपको अभी क्या बोला था, इसको पहले ही फिक्स किया जाता है टारगेट को हिट करने के लिए। तो वो कैसे होता है? INS या GPS। INS मतलब इंडियन नेविगेशन सैटेलाइट्स जो है उनका यूज होगा, या GPS जो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उनका यूज होगा। मतलब टारगेट फिक्स हो गया, फिर जाके वो इसको हिट करेगा, आपको उस जगह पे जाने की जरूरत है नहीं। इस वजह से आपका भी रिस्क कम रहेगा और ये टारगेट को मोर इफेक्टिवली हिट भी करेगा। नाम याद रखना, गौरव है। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है ये। तो ये थी हमारी आज की जो भी अगस्त के महीने की इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रिसर्च हुई थी, वो सब मैं आपके लिए लेके आया। अब इसका हम MCQ नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इसी टॉपिक का MCQ करेंगे हम। उसमें आप पार्टिसिपेट करिए और देखिए कितना आप स्कोर कर पाएंगे, और आप देखिए इसी में से सारे MCQs आएंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब मिलते हैं अगली क्लास में विद द मंथ ऑफ सितंबर। तो चलिए तब तक बाय बाय, सी यू।